इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले मैं तुम लोग को बताऊंगा कि बबल सॉर्ट काम कैसे करता है, उसके बाद बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल दैट वियर स्टफ ऑफ दिस बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। राइट, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बबल सॉर्ट काम कैसे करता है। अगर हमने बबल सॉर्ट को कंसिडर किया तो जो हमारा मेन एम होता है वो होता है जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। मतलब अगर हमें ये नंबर्स दिए गए हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये होना चाहिए 3, 5, 6, 8, 11, क्योंकि अगर इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो फाइनली यही आता है हमारे पास, इसी ऑर्डर में नंबर्स आएंगे हमारे पास। राइट, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बट इसको हम इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे? बबल सॉर्ट के मदद से। अब बबल सॉर्ट काम कैसे करता है वो देख लो, जस्ट देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं, दैट्स इट। बस तुम्हें इतना करने की जरूरत है, तुम धीरे धीरे मेरा रिदम कैच करना चालू करोगे। ठीक है, बस देखो मैं कैसे कर रहा हूं। देखो अभी सबसे पहले हम सबसे स्टार्टिंग से शुरू करने वाला है। स्टार्टिंग मतलब क्या? ये दो नंबर्स आ जाते हैं, हमें बबल सॉर्ट के अंदर दो दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है, बस इतना करना होता है और आगे बढ़ना होता है। अभी स्टार्टिंग के दो नंबर्स कौन से हैं? ये दो नंबर्स है, तो इनको कंपेयर करो। क्या 8 5 से बड़ा है? हाँ, 8 5 से बड़ा है, तो 8 उधर होना चाहिए और 5 इधर होना चाहिए ना यार। देख लो, लाइक असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए 8 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। राइट, अभी हम आगे बढ़ेंगे। इन दो डब्बों को कंपेयर किया, अब इन दो डब्बों को कंपेयर करेंगे। ओके, एंड बाय द वे बाकी के जो नंबर्स है वो वैसे के वैसे होंगे यहाँ पे। अभी क्या 8 11 से बड़ा है? 8 11 से बड़ा नहीं है, इसलिए 8 यहाँ पे रहेगा, 11 यहाँ पे रहेगा, तो अभी इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। 5 8 11 6 3 वैसे का वैसा रहेगा। अब इन दो डब्बों को हमने कंपेयर कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे, इन दो डब्बों को कंपेयर करेंगे। सो क्या 11 6 से बड़ा है? हाँ, 11 6 से बड़ा है, इसीलिए 11 उधर जाएगा और 6 इधर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए 5 8 11 उधर चला गया, 6 इधर आ गया, एंड ये 3 वैसे का वैसा। राइट, अभी इन दो डब्बों को हमने कंपेयर किया, इन दो डब्बों को कंपेयर करेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे ना भाई, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। तो अभी क्या 11 3 से बड़ा है? हाँ, 11 3 से बड़ा है, इसीलिए 11 उधर जाएगा और 3 इधर आएगा। राइट, और बाकी के सब नंबर्स वैसे के वैसे। ओके, तो अभी और आगे हम नहीं जा सकते, यही तो हमारे आखिरी के डब्बे थे। तो जब ये सिचुएशन आता है कि हम और आगे नहीं जा सकते, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा पास 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब पास 1 कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे नंबर्स के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है, उस सबसे बड़े नंबर को उसकी सही जगह मिल चुकी है। और 11 क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, उसको उसकी सही जगह मिल चुकी है, विच इज आखिरी में। वो बराबर है ना, मतलब पास 1। ठीक है, बट फिर भी सारे के सारे नंबर सॉर्टेड नहीं है, सिर्फ आखिरी का नंबर सॉर्टेड है। तो अभी बाकी के नंबर्स को कैसे सॉर्ट करेंगे? इसी प्रोसेस को रिपीट करके। ठीक है, मतलब इसी प्रोसेस को स्टार्टिंग से हम करेंगे। स्टार्टिंग से दो नंबर्स को कंपेयर किया जाएगा। क्या 5 8 से बड़ा है? 5 8 से बड़ा नहीं है, इसलिए 5 इधर ही रहेगा भाई, और 8 इधर ही रहेगा। 6 3 11 वैसे का वैसा। अब इन दो डब्बों को कंपेयर किया, अब जो दो डब्बों को कंपेयर करने का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। तो अभी इन दो डब्बों को कंपेयर किया जाएगा। क्या 8 6 से बड़ा है? हाँ, 8 6 से बड़ा है, तो इसलिए 8 उधर जाएगा और 6 इधर आएगा। 3 11 वैसा का वैसा। अब इन दो डब्बों को कंपेयर किया था, अब इन दो डब्बों को कंपेयर किया जाएगा। क्या 8 3 से बड़ा है? हाँ, 8 3 से बड़ा है, इसलिए 8 उधर चला जाएगा और 3 इधर आएगा। 6 5 वैसा का वैसा, 11 वैसा का वैसा। अब यहाँ पे देखो, इन दो नंबर्स को हमने कंपेयर किया था, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या इन दो नंबर्स को कंपेयर करने की जरूरत है? एंड द आंसर इज नो। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि पास 1 के टाइम पे 11 को अपनी सही जगह मिल चुकी थी, तो 11 इज सॉर्टेड। अब 11 को लाइक हाथ लगाने की जरूरत नहीं है ब्रो, 11 इज सॉर्टेड। ओके, और इसीलिए अब आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दो नंबर्स को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि 11 तो सॉर्टेड है। तो जब आगे हमें नहीं बढ़ना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हमारा पास 2 है। अब जैसे पास 1 का मतलब ये होता है कि सबसे बड़े नंबर को अपनी जगह मिल चुकी है, इन द सेम वे पास 2 का मतलब ये होता है कि जो सेकंड सबसे बड़ा नंबर है, विच इज इन अ केस 8, उसको अपनी सही जगह मिल चुकी है। तो
8 को अपनी सही जगह मिल चुके हैं, देख लो 8 को सही जगह मिल चुके हैं, राइट। तो ये हमारा पास्ट हुआ है, बट फिर भी अभी भी ये 3 नंबर सॉर्टेड नहीं है, तो इनको सॉर्ट कैसे करते हैं? सेम प्रोसेस रिपीट करके। देखो अभी स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग से अगेन जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स है विच इज 5 एंड 6, उनको कंपेयर करेंगे कि क्या 5 बड़ा है 6 से? नहीं, 5 6 से बड़ा नहीं है, इसलिए 5 इधर वैसा का वैसा रहेगा और 6 इधर वैसा का वैसा रहेगा, 3 8 11 वैसे के वैसे। तो अभी आगे बढ़ेंगे, इन 2 नंबर्स को कंपेयर किया, इन 2 डब्बों को कंपेयर किया, अब इन 2 डब्बों को कंपेयर किया जाएगा। क्या 6 3 से बड़ा है? हाँ 6 3 से बड़ा है, इसलिए 3 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 8 11 5 वैसे का वैसा। अभी यहाँ पे देखो इन 2 डब्बों को कंपेयर किया हमने, अब क्या इन 2 डब्बों को कंपेयर करने की जरूरत है? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि 8 और 11 सॉर्टेड है, उनको अपने अपनी सही जगह मिल चुकी है, इसलिए इन 2 लोगों को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम आगे नहीं बढ़ सकते तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पास 3 है ये, ओके सॉरी पास 3। अब जैसे पास 1 का मतलब ये था कि सबसे बड़े नंबर को अपनी जगह मिल चुकी है, और पास 2 का मतलब ये था कि जो सबसे सेकंड बड़ा नंबर है उसको अपनी जगह मिल चुकी है। इन द सेम वे पास 3 का मतलब ये होता है कि जो थर्ड सबसे बड़ा नंबर है विच इज 6 इन दिस केस, उसको अपनी जगह मिल चुकी है, मतलब ये भी सॉर्टेड हो चुका है। देख लो लास्ट थर्ड उसको अपनी सही जगह मिल चुकी है, और इसीलिए इन 2 डब्बों को अभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉर्ट हो चुके हैं। बट फिर भी ये अभी तक सॉर्टेड नहीं है, तो उनको सॉर्ट करेंगे कैसे? सेम प्रोसेस को रिपीट करके ना भाई। जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स है उनको कंपेयर करो, क्या 5 3 से बड़ा है? हाँ 5 3 से बड़ा है, तो 5 उधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, राइट। 6 8 11 वैसा का वैसा। और अभी अगर हमने इन 2 डब्बों को कंपेयर किया तो क्या अभी इन 2 डब्बों को कंपेयर करने की जरूरत है? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज 6 8 11 आगे के जितने भी नंबर्स है सारे के सारे सॉर्टेड है और आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पास 4 है और यहाँ पे 5 जो है वो सॉर्टेड होगा, एंड दिस मीन्स दैट बाय डिफॉल्ट 3 इज सॉर्टेड। एंड अगर आप आंसर चेक करोगे तो आंसर सेम है, इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा बबल सॉर्ट सही है। तो बेसिकली बबल सॉर्ट ऐसे काम करता है। अब हम बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम समझने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले फंक्शन void बबल सॉर्ट BLESORT, और फंक्शन के अंदर हम 2 चीजें पास करने वाले हैं। सबसे पहली चीज अरे A एंड दूसरी चीज साइज इसीलिए ताकि ये पता चल सके कि कितने नंबर्स को सॉर्ट करना है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद हमें सबसे पहले 3 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज I J एंड उसके बाद टेम्प। मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये क्यों चाहिए, I J एंड टेम्प। देखो अभी क्या है, हमें 2 फॉर लूप्स लगने वाले हैं आगे, तो उन 2 फॉर लूप्स के लिए I एंड J। एंड देखो जब हम ये समझ रहे थे कि बबल सॉर्ट काम कैसे करता है, बार बार हमें एक चीज करनी पड़ रही थी विच इज स्वैपिंग। बार बार हमें स्वैप करना पड़ रहा था, लाइक फॉर एग्जाम्पल 8 3 गॉट स्वैप्ड इनटू 3 8, ऐसा हमें बार बार करना पड़ रहा था, राइट। तो स्वैपिंग के अंदर क्या होता है, वो 3 स्टेटमेंट्स यूज होती है, टेम्प इज इक्वल टू दैट, दैट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू टेम्प, दैट वी आर स्टफ। तो उसके लिए हमें टेम्प चाहिए होता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पहला फॉर लूप है वो शुरू हो जाएगा। जो पहला फॉर लूप होता है वो पास के लिए होता है। हमारे पास कितने पास है? 4 पास है, और n का वैल्यू क्या है? 5। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास n-1 पास है? कह सकता हूं, ओके। और इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n-1 एंड I प्लस प्लस। हमें कुछ भी ऐसा करना है जिससे ये जो फॉर है वो n-1 टाइम्स चले, ओके। अब यहाँ पे देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 5। मुझे पता है तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा है, ठीक है, I इज इक्वल टू 0 से चालू हो गया मान लेते हैं, बट I इज लेस देन n-1 ये कहाँ से आया और कैसे आया? देखो अगर n इज इक्वल टू 5 है तो I जो है वो कितने बार चलना चाहिए? n-1 टाइम्स, यानी कि 4 बार चलना चाहिए, राइट। तो अभी लेट्स से लाइक I 0 से चालू हो रहा है, I इज इक्वल टू 0, इसको एग्जीक्यूट करेगा, चलेगा
ओके उसके बाद i का वैल्यू बढ़ेगा, i इज इक्वल टू 1, इसके लिए भी चलेगा, i का वैल्यू बढ़ेगा 2, इसके लिए भी चलेगा, देन i का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसके लिए भी चलेगा, देन जब i का वैल्यू 4 होगा तो इसके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 है और यहाँ पे n-1 यानी कि 5-1 दैट इज 4, तो 4 इज नॉट लेस देन 4, तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो i इज इक्वल टू 4 के लिए नहीं चलेगा। तो टोटल कितने बार चला i? 4 बार चला, विच इज n-1। ठीक है, तो बराबर है ना। फिर अब हम अगले लूप के ऊपर जंप करेंगे। जो हमारा अगला लूप है वो कंपैरिजन के लिए होता है। फॉर कंपेयर करना हमने कब से शुरू किया था? स्टार्टिंग से ही कंपेयर करना हमने चालू कर दिया था, लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं। तो इसीलिए, और बाय द वे यहाँ पे अब हम j से शुरू करेंगे, j इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही कंपेयर करना चालू कर दिया था, दैट इज द रीजन वाई j इज इक्वल टू 0। उसके बाद कहाँ तक कंपेयर हमने किया? लास्ट तक हमने कंपेयर किया, ठीक है। तो j इज लेस देन n-1 एंड उसके बाद j प्लस प्लस। अब ये जो लूप है वो कितने बार चलना चाहिए? अगर हमने पास 1 के लिए कंसिडर किया तो ये लूप 4 बार चलना चाहिए, क्योंकि पास 1 तक पहुंचने के लिए हमने 4 बार कंपेयर किया था, या 4 बार कंपेयर करना पड़ा था, तब जाके हम पास 1 तक पहुंचे थे, राइट। तो क्या ये लूप 4 बार चल रहा है? देखो, फॉर j इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में j का वैल्यू 0 होगा ना, और n इज इक्वल टू 5 है, राइट। तो फॉर j इज इक्वल टू 0 लूप चलेगा, क्योंकि कंडीशन सही है। यहाँ पे n-1 यानी कि 5-1 दैट इज 4 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 इज लेस देन 4 चलेगा। फिर n का वैल्यू बढ़ेगा, दैट इज 1 चलेगा, क्योंकि अगेन कंडीशन सही है। फिर n का वैल्यू बढ़ेगा, 2 हो जाएगा, अगेन चलेगा क्योंकि कंडीशन सही है। देन j का वैल्यू अगेन 3 हो जाएगा, j इज इक्वल टू 3 के लिए भी चलेगा, बिकॉज 3 इज लेस देन 4 चलेगा। देन फॉर j इज इक्वल टू 4 नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 है, अगर j इज इक्वल टू 4 है एंड यहाँ पे n-1 यानी कि 5-1 4 है, तो 4 इज नॉट लेस देन 4, तो इसके लिए नहीं चलेगा। तो बेसिकली कितने बार चला? 4 बार चला। तो 4 बार के बाद ही तो हमें पास 1 मिला था ना, तो मतलब ये बराबर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमने किससे क्या कंपेयर किया था? इससे ये कंपेयर किया था, यानी कि इफ, मतलब देखो, इससे ये कंपेयर किया था, और अगर ये इससे बड़ा है तो स्वैप, यही हमें लिखना है। इफ, इसको हम कैसे लिखेंगे? a ऑफ 0, क्या मैं a ऑफ j लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, क्योंकि इनिशियली j का वैल्यू 0 है, राइट। इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, अगर ऐसा है तो स्वैप। अब स्वैप फंक्शन नहीं लिखते बैठेंगे, डायरेक्टली करेंगे, डायरेक्टली वो 3 लाइंस लिख देंगे। स्वैप कैसे करेंगे? देखो, temp इज इक्वल टू a ऑफ j, a ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ j प्लस 1, एंड उसके बाद a ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू temp, राइट। अब अगर ये इससे बड़ा है तो स्वैप करो, बट तब क्या होगा? जब ये इससे बड़ा नहीं है तब हमने क्या किया था? तब हमने कुछ किया ही नहीं था, राइट। इसीलिए यहाँ पे कोई एल्स होगा ही नहीं, एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिथम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चीज़ें क्लोज करना चालू कर देंगे। ये क्लोज हो गया, उसके बाद ये क्लोज होगा, उसके बाद ये क्लोज होगा, एंड उसके बाद ये क्लोज होगा, एंड आवर एल्गोरिथम इज ओवर ब्रो। अब हम इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। देखो, फॉर i इज इक्वल टू 0, फॉर i इज इक्वल टू 0, मतलब जब i की वैल्यू 0 है तब j कितने बार रन करेगा? j कितने बार रन करेगा? n-1 टाइम्स रन करेगा। यहाँ पे कितने बार रन किया था? पहले बार j ने 4 बार रन किया था, राइट। तो व्हाट इज 4 इज n-1, तो फॉर i इज इक्वल टू 0 j वुड रन फॉर n-1 टाइम्स, देन i का वैल्यू बढ़ेगा, i का वैल्यू 1 होगा। जब i का वैल्यू 1 होगा तब देयर इज नो चेंज, तब अगेन j n-1 टाइम्स ही रन करेगा, राइट। तो n-1,
अब जे n-1 टाइम्स रन करेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस फॉर लूप के अंदर की जो एंटिटी है, इस पूरे को सिंगल एंटिटी कंसिडर करना है। तो इसका मतलब ये है कि इस फॉर लूप के अंदर की ये जो एंटिटी है ये n-1 टाइम्स रन करेगी। तो उसका मतलब ये है, तो अभी i का वैल्यू बढ़ेगा, i का वैल्यू 2 हो जाएगा। i का वैल्यू जब 2 हो जाएगा तभी भी जे n-1 टाइम्स ही रन करने वाला है, राइट? तो n-1, तो अभी ये कब तक चलता जाएगा? जो i है कब तक बढ़ते रहेगा? n-1 तक, n-1। तो जब i का वैल्यू n-1 होगा तब j कितने बार रन करेगा? j भी n-1 टाइम्स ही रन करने वाला है। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर द वैल्यू n-1, फॉर द वैल्यू n-1 j इज रनिंग फॉर n-1 टाइम्स, कह सकता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज n-1 इंटू n-1। व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस? द वैल्यू फॉर दिस इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ओके, तो अभी आंसर क्या लिखेंगे? द आंसर वुड बी f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। इन दोनों को हमें हटा देना है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, अगर तुमने मेरा लेक्चर देखा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी गिवन एल्गोरिथम, उस लेक्चर के अंदर मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो कोएफिशिएंट्स है, ये सारी जो चीज़ें होती है बाकी की, वो मैटर नहीं करती, सिर्फ डिग्री मैटर करती है। इसीलिए ये जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो हमने हटा दिया है, बस n स्क्वायर विच हैज़ द हाईएस्ट डिग्री उसको हमने यहाँ पे रखा है। अगर आंसर ऐसा होता था n क्यूब प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो n स्क्वायर के जगह पे n क्यूब आता था बिकॉज इट हैड द हाईएस्ट डिग्री। ओके, तो यहाँ पे द आंसर वुड बी f ऑफ n इज इक्वल टू बिग ऑफ n स्क्वायर। दिस वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपके लिए मैंने इस सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए हमने इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।